गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुड़ा में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो श्रृंखला आपके लिए बनाई जा रही है उसमें जो आज का जो वीडियो है वो है बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट लिया है और इंग्लिश लिटरेचर में भी पेपर फर्स्ट में एक पोएम है कमला दास की माय ग्रैंडमदर्स हाउस। उसका एक्सप्लेनेशन के बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। काफी पॉपुलर पोएम है ये कमला दास की। तो सबसे पहले हम कमला दास के बारे में ही बातचीत करते हैं। कमला दास जो है इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पोएटिक ट्रिनिटी, यानी त्रिदेव जो इंडो एंग्लियन पोएट्स के त्रिदेव हैं उनमें से एक ये है। द अदर टू बीइंग निसिम एजकिल एंड ए.के. रामानुजन, यानी त्रिदेव जो तीन टॉप मोस्ट कवि हैं इंडो एंग्लियन लिटरेचर के, उनमें से एक है। और शी इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, डिफरेंट, अलग, ओरिजिनल ऑफ इंडियन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश टुडे। जितने भी कवि हैं उनमें वो किसी की नकल नहीं करती, बल्कि मूल मौलिकता है उसकी राइटिंग में, उसकी रचनाओं में मौलिकता देखने को मिलती है। उसकी जो पोएट्री है उसमें एक और विशेषता होती है, ऑटोबायोग्राफिकल कंटेंट बहुत है, मतलब आत्मकथात्मक, उसके जीवन से संबंधित चीजें होती है। और इसलिए उसको कन्फेशनल, मतलब जो अपनी स्वीकार करती है, उस पोएट माना जाता है। उसकी पोएट्री खुद के बारे में है, उसकी इंटेंशनली फेल्ट डिजायर्स के बारे में है, लव के बारे में है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, और फेलियर टू अचीव सच रिलेशनशिप, वो ऐसा रिलेशनशिप जैसा वो चाहती थी वैसा प्राप्त नहीं कर पाई किसी के साथ, उसमें असफल रही, उसके बारे में। उसकी जो पोएम्स है कमला दास की, उसमें दो ही थीम पर ज्यादा लिखती है, सेक्स और लव मेजर थीम होते हैं। और वो बहुत ही कैंडिड, मतलब ओपननेस, बिल्कुल फ्रैंक होकर स्पष्टवादिता से लिखती है। वो किसी प्रकार के नियम, प्रतिबंध, रोक टोक, सामाजिक कोड, परंपराएं आदि जो आदमी पर इम्पोज करते कि इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे टैबू जो होते हैं उनकी वो परवाह नहीं करती। अब आते हैं इस पोएम के बारे में। माय ग्रैंडमदर्स हाउस बहुत ही एडमिरेबल, प्रशंसनीय लिरिक है, गीत है कमला दास का। ये पहली बार समर इन कैलकाटा नाम का जो उसका पब्लिकेशन था, या कह लीजिए उसकी पहली एंथोलॉजी थी, उसमें वो पब्लिश हुई थी, समर इन कैलकाटा 1965। इस पोएम के अंदर जो कवि की जो नॉस्टैल्जिक, मतलब जो कोई पास्ट में कोई चीज मिस हो गई हो, उसको डिजायर जो है फैमिली के लिए, उसके लिए मालाबार जो हिल एरिया था केरला का, उसमें उसको याद जो आती थी, उसका वर्णन है, जहां पर उसने अपने जीवन के कुछ खुशहाल समय बिताया था, और जहां उसकी दादी माँ ने उसके ऊपर प्रेम और स्नेह न्यौछावर किया था। उसके बहुत सी कविताओं में ग्रैंडमदर को याद किया गया है। उसके बहुत फैमिली हाउस को ग्रैंडमदर्स आर क्लोजली आइडेंटिफाइड, बहुत एक दूसरे से क्लोजली आइडेंटिफाई की जाते हैं। ये जो वर्तमान गीत है उसमें दोनों घर को भी और दादी को भी, जिसमें दादी रहती थी जो कि अब मर चुकी है, उसको याद किया गया है। तो रेमिनिसेंट, याद, कोई पास्ट की बात याद करने वाली पोएम है। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी इसमें वक्ता एक ही है, स्पीकर को ने खुद कवित्री कह सकते हो कमला दास, एंड शी सीम्स टू बी टॉकिंग टू हर हस्बैंड हु हवर सेज नथिंग इन द वर्ल्ड, लेकिन उसका पति कुछ नहीं कह रहा, शायद पति ही है दूसरा श्रोता। Thus, in form of this poem resembles the dramatic monologues written by Robert Browning. शायद रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जैसे लिखी है वैसे ये पोएम लगती है। अब आते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। छोटी सी पोएम है, देखिए, और इस प्रकार लिखी गई है जैसे आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें। There is a house now far away where once I received love. कवित्री कहती है कि एक मकान है जो कि अब बहुत दूर है, काफी दूर है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कवित्री अब मालाबार हिल्स का एरिया छोड़कर बॉम्बे में आकर रहने लगी थी।
जहां पर उसको कभी प्रेम मिला था। फिर डैश डैश इसका मतलब कुछ कहना चाहती थी फीलिंग्स, लेकिन सब नहीं मिल रहे। फिर अगर दैट वुमन डाइड, वो औरत जो उससे प्रेम करती थी वो अब मर चुकी है। यानी कि उसकी दादी जो उससे प्रेम करती थी अब वो इस दुनिया में नहीं है। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, कि वो घर जिसमें कभी चहल पहल हो रही थी, शोर शराबा रहता था, अब बिल्कुल शांत हो गया है। स्नेक्स माउड अमंग बुक्स, और कह सकते हैं कि जैसे मानो सांप उसमें किताबों में चल रहे हैं। अब इसके दो मीनिंग होते, तो जो किताबें रखी थी, घर डिजर्टेड है, सुनसान है, इसलिए उसमें सांप चल रहे हैं। या फिर उस वक्त उसको किताबें समझ में नहीं आती थी, तो काला अक्षर उसको सांप जैसे खतरनाक लगते थे। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, टू यंग, इतनी युवा थी कि पढ़ नहीं सकती थी। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और उसका जो ब्लड है वो मून की तरह ठंडा पड़ जाता है। क्यों? जो दादी गीत गई है, और जब वो सब सिचुएशन को याद करती है तो उसको बहुत ही दुख होता है, इसलिए वो बिल्कुल कोल्ड हो जाती है। अब देखिए इसमें ऊपर वाली तो आप पढ़ ही लोगे। इसमें देखिए द वेरी ओपनिंग लाइंस ऑफ द पोएम कैप्चर अलाइव द पोएट्स मूड ऑफ नॉस्टैल्जिया इन रिमेंबरिंग द पास्ट, का मूड दिखाती है। शी इज रिमाइंडेड ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ हर चाइल्डहुड व्हिच शी स्पेंट इन हर कंपनी ऑफ हर ग्रैंडमदर, जो उसने अपनी दादी के साथ बिताए थे वो याद आ जाते हैं। शी वाज डीपली अटैच्ड टू हर ग्रैंडमदर, बहुत ज्यादा उसका लगाव था दादी के साथ। हु वाज वेरी केयरिंग एंड अफेक्शनेट टू हर, क्योंकि दादी उसकी देखभाल करती थी और उससे स्नेह करती थी। She was emotionally destabilized after the death of her grandmother. दादी की मौत के बाद वो थोड़ी भावनात्मक रूप से अस्थिर हो गई and felt almost heartbroken, जैसे दिल ही टूट गया हो। The intensity of her grief is suggested by conveyed by the ellipses in the form of few dots in this section of the poem. जैसा मैंने बताया, 3 डॉट जो थी ये दिखाती है कि कवि की जो दुख है वो व्यक्त करना चाहती है, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं। It was her disenchantment with her loveless marriage which reminded her of her grandmother's pure and selfless love. क्योंकि शादीशुदा जीवन में कमला दास खुश नहीं थी, तो उसको इसलिए अपनी दादी ज्यादा याद आती थी जब उसको प्रेम मिलता था। अब अगली लाइन देखिए, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कई बार मैं सोचती हूँ वहां जाने के लिए। टू पियर थ्रू, झांकना। ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, मतलब विंडो पर कुछ इस प्रकार का रंग वगैरह कागज या कपड़ा इस पर लगा दे कि बाहर का कुछ नहीं दिखाई दे, इसलिए इसको ब्लाइंड आईज बोलते हैं। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एरियाज, केवल वहां की ठंडी हवा को मैं सुन सकूं। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, या बहुत अत्यधिक निराशा में, पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, कि वहां से मैं एक गठड़ी डार्कनेस लेके आऊं, टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माय बेडरूम डोर लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, चिंतनशील कुत्ते की तरह चिंतन करते हुए मैं बेडरूम के पीछे बैठूं। अब देखिए कवि कहता है, द पोएट ऑफन लॉन्ग्स टू विजिट हर ग्रैंडमदर्स हाउस टू व्हिच शी वाज इमोशनली अटैच्ड सिंस हर चाइल्डहुड। कवित्री जो है वो बहुत तड़पती है अपने दादी के घर जाने के लिए, क्योंकि वह उस बचपन से ही उससे जुड़ी हुई थी। It has been a place of security and protection, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन स्थान था, which is sadly missing in her new house in the city, जो शहर में जो नया घर है उसमें ये चीज नहीं है। She would like to peep through the dust-ridden or colored panes of windows which were shut after the death of the grandmother. तो दादी की माँ के बाद जो उसके मकान की खिड़कियों के दरवाजे थे, शायद उस पर कलर किया हुआ या कुछ जो भी धूल से ढके हुए खिड़कियां थी, वो वहां पर जाना चाहती थी, देखना चाहती थी। She would like to listen and feel the still atmosphere prevailing in the house, कि वहां जो शांत वातावरण जो फैला हुआ था उसको महसूस करना चाहती थी। In this longing to revisit her grandmother's house, ये जो उसकी चाहत है कि वो दादी के मकान को पुनः विजिट करे, that adds to her sense of frustration and hopelessness, इससे उसकी निराशा और hopelessness दोनों ज्यादा बढ़ जाती है। The darkness of her grandmother's house can have no terrifying impact on her, डरावना
हो सकता है कवियत्री पर कोई डरावना प्रभाव न पड़े. She would like to gather some darkness. वो वहां से कुछ डार्कनेस इकट्ठा करना चाहेगी. Some memories of the grandmother's house, उसकी कुछ यादें, and bring them to her present city residence में लाना चाहेगी. The very memories of her grandmother's house will have a soothing impact. Soothing relief, giving relief, comfortable प्रभाव छोड़ती है on her loveless and hopeless married life, जो कि उसका वैवाहिक जीवन, उसमें प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है. तो the poet is in a mood of reminiscence, कवि पुरानी बातें याद करने के मूड में, recreates the plight, हालात of grandmother's house after her departure from the scene of life, कि वो उस घर को दर्शाती है जिस घर में से दादी अब दुनिया से जा चुकी है, क्या हालत होगी उस घर की. She gives us the very feel of the house in its state of neglect and desertion, कि मकान को उपेक्षित भी कर दिया है, त्याग भी दिया गया है, कि उसकी कैसी पोजीशन होगी वो महसूस कराती है. The poet has used the simile of a brooding dog to show her inability to pay a visit to her grandmother house. तो ब्रूडिंग डॉग वाली जो सिमिली जिसे तुलना की गई, वहां कर ब्रूडिंग डॉग की तरह बैठे कि वो जाने में अक्षम है, वो पहुंच नहीं सकती वहां पर. She has employed suggestive visual imagery of blind eyes of the windows. It's suggestive to put the idea into mind clearly वाली बात है. And the frozen air to convey the idea of death and desperation. इन दोनों फ्रेज का एक ही मतलब है, डेथ और निराशा को कवियत्री बताना चाह रही है. The last जो स्टैंजा कहते हैं, you cannot believe darling, वो अपने शायद पति से संबोधित करते कहते, शायद तुम विश्वास नहीं करोगे, can you that I lived in such a house, कि मैं एक ऐसे मकान में रहती थी, and was proud and loud, कि वहां पर मुझे गर्व था और मुझे प्रेम किया जाता था. I who have lost my way, अब मैं इस जीवन में सब अपना रास्ता भूल चुकी हूँ. Beg now at a stranger's door, और मैं भीख मांगती हूँ अजनबियों के दरवाजे पर. To receive love at least in small change, शायद small change, small amount चेन होता है ना सिक्के, तो यहाँ पर जब थोड़ी मात्रा में प्रेम मिल जाए, मैं अड़ोसी पड़ोसी या कह लीजिए अजनबियों के दरवाजों पर जाकर भीख मांगती हूँ. अब इन लाइनों में देखिए, इंग्लिश वाले को हिंदी समझाता हूँ. In this line of the poet says how her frustration and disenchantment in the marital life, यानी उसके विवाहिक जीवन में जो निराशा मिली, उसने उसको forced किया, forced her to go in for extra marital relationship, तो वो दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने में मजबूर हो गई. The poet often longs to visit her grandmother's house to which she was emotionally attached, उसके साथ भावना तो वो जुड़ी थी. Since her childhood, अपने बचपन से वहां जाना चाहती है, तड़पती है. Unlike her miserable city life, जो दुखी जीवन with her husband के साथ, it had been a place of security and genuine love for her. वहां पर सुरक्षा भी थी और सच्चा प्रेम भी, दादी का स्नेह भी मिलता था. Here the poet informs her dear husband that he can never believe the intensity of love that she received from her grandfather. वो कभी विश्वास ही नहीं कर पाया उसकी दादी से उसको कभी इतना प्रेम मिला था. She can never realize that she was extremely proud of her grandmother's house. उसको बहुत गर्व था अपने दादी के मकान पर, where she was deeply loved by her grandmother, जहाँ उसकी दादी से खूब प्रेम करती थी. It is her separation, यानी अलगाव from her grandmother's house after marriage that has ruined her life forever. कि दादी के मकान से अलग होने के कारण शादी के बाद उसका जीवन बर्बाद हो गया. It is loveless and hopeless married life, प्रेम विहीन, आशा विहीन विवाहित जीवन है. That has crippled her sense of pride, जिसने उसकी गर्व की जो फीलिंग थी उसको अपंग बना दिया है. And love which she used to have in her grandmother's, और जो उसको दादी की हाउस में जो मिलता था उसकी उपेक्षा के कारण. She has become a beggar for love who knocks helplessly at strangers' doors. अब वो भिखारी बन गई है प्रेम की, जो निराश होकर अजनबियों के दरवाजे खटखटाती है. To receive at least in a small measure, चाहे थोड़ी मात्रा में प्रेम मिल जाए. She has almost lost her way in search of genuine and selfless love. उसको निस्वार्थ प्रेम के चक्कर में वो सारा रास्ता ही भूल चुकी है. Kamala Das exposes the futility and worth of loveless and hopeless marital relationship in these 5 concluding lines of the. इन आखिरी 5 लाइनों में
कमला दास जो है लवलेस और होपलेस जो शादीशुदा जीवन है उसकी व्यर्थता पर प्रकाश डालती है. It shows the agony, पीड़ा and humiliation, insult of a married woman who is forced to seek extramarital relationship to seek love for her emotional satisfaction. कि एक लड़की को अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप स्थापित करने पड़ते हैं. इट इज द मूड ऑफ नॉस्टैल्जिया, ये एक पास्ट को याद करने का मूड है. दैट डोमिनेट्स द क्लोजिंग फेज ऑफ द पोएम. पोएम के आखिरी में डोमिनेट कर रही है चीज. द पोएट इज रिमाइंडेड ऑफ हर ग्रैंडमदर्स हाउस वेयर शी रिसीव्ड लव एंड सेफ्टी इन हर चाइल्डहुड. जहाँ उसको बचपन में सेफ्टी और लव मिला था. She has lost all her identity and freedom in her love relationship. सब कुछ अपना खो चुकी है यह बोल